सो व्हाट्सअप माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग शुरू करें। जैसे कि इसके नाम से भी पता लग रहा है, पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर। सो शेयरिंग ऑफ पावर कैन बी डन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिटवीन अ कम्युनिटी और अ ग्रुप। इट ओनली मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को अपने साथ रखें, क्योंकि ये साइंस और मैथ्स की तरह तो है नहीं कि मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवा दूंगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि क्वेश्चंस कैसे बनाए, उसके आंसर्स मिलने चाहिए। तो बस आपने टेंशन नहीं लेनी। आप इस अगर चैनल पे आए हैं तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बनवाऊंगा, उसके आंसर भी करवाऊंगा। 1 2 3 4 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे आपको क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर लिख दिए जाएंगे और आपके जो आंसर हैं वो आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक्स के अंदर विद पेज नंबर आपको मार्क करवा दी जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की। चलिए फिर अब श्री गणेश करते हैं हम अपनी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का विद चैप्टर पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर के अंदर तो पहले आपको दो कंट्रीज की स्टोरी बताई गई है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करते हैं। मैं सिर्फ ये 1 और 2 पैरास सिर्फ मैक्सिमम इतने ही पढ़ूंगा, फिर बाद में आपको उसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा, बाद में आपको क्वेश्चन इसके ऊपर लिखवा के फिर बाद में उसके अंदर आंसर्स लिखवाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Belgium is a small country in Europe, smaller in the area than the state of हरियाणा। जो एक बेल्जियम है वो तो आपको पता है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, उनका एरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। कई तो कंट्रीज है जो कि हमारे इंडियन स्टेट से भी एरिया से छोटी है, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत छोटी होती है। लाइक यू कैन से, you know, it's a general fact that population of Uttar Pradesh is much more greater than the population of Russia. You can see Russia, the biggest country in terms of area in the world. And what do you say about Uttar Pradesh? But Uttar Pradesh population is much more larger than the population of Russia. So you can note here in your notebooks also. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. Like we have borders with Pakistan, Afghanistan, China. So this country has border with France, Netherlands. अब इसका 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकता है। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री, यूरोप स्मॉल एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। एससीबीएसई वाले ये भी पूछ सकते हैं कि एनसीईआरटी में से कौन सी स्टेट के बारे में बताया गया, आप हरियाणा लिख सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं नेम द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ बेल्जियम। सो यू कैन राइट हियर France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. So these two questions will be for 1 mark only. It has a population of little over 1 crore, about half of the population of Haryana. You can see here. Area wise हरियाणा बड़ा है, तो population wise उसका half है। आगे है, the ethnic composition of this small country is very complex. Here the word is ethnic. So you can see here in the glossary beneath this page, ethnic. This is the definition. It can also come a social division based on the shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. बस इतना ही, और आगे लिखने की जरूरत नहीं। They need not also, बस इतना ही लिख दो, काम सर जाएगा। आगे है, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। अब एथनिक का मतलब क्या होता है कि जैसे एक सेम रीजन के लोग कुछ कुछ एरिया में रह रहे हों। लाइक कि अब हमारा एक इंडिया ही है। अब जो सोच लो कि लाइक लेट अस सपोज दैट देयर आर 20% पंजाबीज इन इंडिया, सो दे सेटल इन पंजाब, ओके, एंड देयर आर 80% हिंदूज which lives in only Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, like any other more states.
and there are suppose 30% Muslims. They live in the some regions of Uttar Pradesh, in the South India, like Kerala, Chennai. You can suppose here. So this is also like this. Like there is some percentage of population. Okay. Here it is also written that 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch. Uh, the region is named Flemish. अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब कि जगह को नाम दे दिया जाता है, जैसे कि ये डिब्रूगढ़ है, ये असम, असम तो चलो एक स्टेट होगी, मतलब कि कोई भी एक जगह का नाम दे दिया जाए, कोई छोटी सी जगह का। तो आगे है another 40% lives in the Wallonia region and speaks French. Remaining 1% of the Belgian speaks German. मतलब कि अब हमको यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग मिले हैं, जो कि जर्मन, फ्रेंच और कौन सी बोलते हैं, डच लैंग्वेज। ओके डन। सो ब्रुसेल्स, इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, लाइक दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स बेल्जियम इज द कैपिटल ऑफ सॉरी ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. अब आप देख सकते हैं कि जो है मतलब कि जो कंट्री की कैपिटल है उसके अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और डच स्पीकिंग पीपल कम हैं, जबकि जो आपका है मतलब कि कोई और कंट्री में से चले जाएं, मतलब कि कैपिटल से बाहर चले जाए, सॉरी, 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं और 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं। मतलब कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनकी कम्युनिटी कैपिटल जो बेल्जियम की कैपिटल है उसके अंदर ज़्यादा है कोई और कंट्री के पार्ट्स में से। आगे आपका दूसरा पैराग्राफ है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी ना वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी से बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर तो उनके पास ही थी तब। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब तो आपको पता है जो रिच होता है सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती है, सो कंट्रोल भी उसी के पास होगा। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लोगों ने डच लोगों को पीछे करना स्टार्ट कर दिया। लाइक कि हम अगर पुरानी हिस्ट्री पढ़ें तो उसके अंदर क्या होता था, हिंदुइज्म जो होता था, लाइक पंडित वगैरह वो दलित को पीछे कर देते थे, उनको अछूत मानते थे। ये तो आपने पढ़ा भी होगा अपनी पिछली क्लासेस में। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता था कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो डच स्पीकिंग पीपल को एजुकेशन से बाहर कर देते थे। मतलब कि आगे दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s and 60s. The tension between two communities was acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking community constituted a majority in country but a minority in capital. जैसा कि मैंने आपको पहले ही एथनिक कॉम्पोजिशन के अंदर बता दिया था। तो अब उनको पढ़ाई से भी रोका जा रहा था और भी सुविधाओं से रोका जा रहा था, तो उन्होंने तो अपनी आवाज़ उठानी ही थी। तो जैसे कि अंग्रेज़ों ने हमको दबाया तो हम भारतीयों ने उनको फिर करने के लिए हमने एक जंग छेड़ दी, आज़ादी का मोर्चा निकाला, उन्होंने भी फिर ऐसे किया। अभी आपके 2 पैराग्राफ खत्म है, अब मैं आपको इन दोनों पैराग्राफ में से क्वेश्चन लिखवाता हूँ। इसके अंदर से आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि है एक 3 मार्क का, दोनों ही 3 मार्क के हैं, ठीक है। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द ethnic composition of Belgium? What is the ethnic composition of Belgium? And question number 2, what led to ethnic tension
ethnic tension in Belgium. Belgium. Why was it more acute? Was it more acute in Brussels? So the both two questions are of 3 marks. So here is the answer of your first question. What is the ethnic composition of Belgium? You can see here in your first paragraph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th line. Here it starts the ethnic complex. हरियाणा के बाद जो word है पिंक कलर में ethnic से. The ethnic composition of this small country is very complex. ठीक है, ये आपका फर्स्ट. एक बार मेरी याद रखना, कभी भी जो आपने सोशल स्टडीज़ का जो भी कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी कोई आंसर होगा ना, आपने उसका आंसर जो है पॉइंट्स के अंदर लिखना है. पैराग्राफ के अंदर भूल के भी मत लिखना, मार्क्स काट लेता है एग्जामिनर. The ethnic composition of this small country is very complex. Your first point. The country's ऑफ काट देना, सीधा दो से स्टार्ट करना. The country's total population 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Your second point. 40% people lives in the Wallonia region and speak French, and remaining 1% of the Belgians speak German. Your third point. And your last and fourth point. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are thus speaking. So यहाँ पे आपका आंसर समाप्त होता है. आगे 4 पॉइंट बन रहे हैं. पहला पॉइंट, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. सेकंड पॉइंट, द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Third point, 40% people lives in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speaks German. And your fourth point is, in the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are thus speaking. So the answer of your second question, what led to the ethnic tension in the Belgium? Why was it more acute in Brussels? So here is your first point in the second paragraph only, not in the first paragraph. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. Your first point. The second point is, this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. Your third point, this led to the tension between Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was more acute in Brussels. And now your fourth point and the last point, Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. That's all. आपके 4 पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर है. फर्स्ट पॉइंट इज, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. सेकंड, दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later. Your third point, this led to tension between the Dutch speaking and French speaking community during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities was acute in Brussels. Your fourth point and the last point, Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. So आप इसको पॉज करके आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं और पीछे जाके फिर वीडियो को करके आप इसके आंसर नोट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किए. सो जल्दी से नोट कर लीजिए. सो कर लिया. चलिए मैं इसको रीड कर देता हूँ. फिर हम बेल्जियम को छोड़ अब श्रीलंका पर चलते हैं. श्रीलंका का सफ़र शुरू करते हैं. बेल्जियम का तो सफ़र हमने कर लिया है, हमने उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह समझ ली है. तो श्रीलंका की तरफ चलते हैं. आगे लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका एंड आइलैंड नेशन. यू ऑल नो दैट इट्स एन आइलैंड कंट्री just a few kilometers off southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana.
हरियाणा जितनी इसकी पॉपुलेशन है। लाइक अनदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अगर कोई भी साउथ एशिया की देखें, जैसे कि हमारा इंडिया ही ले लो, कितने तरह के रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ पे भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। और श्रीलंका के अंदर भी ऐसे ही है, उधर भी आपको बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे, हिंदू भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस भी मिल जाएंगे। सो आगे है द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंहाला स्पीकर। अब यहाँ पे भी मतलब कि लैंग्वेजेस के बेस पे कम्युनिटीज को बांटा गया। जैसे कि बेल्जियम के अंदर हमने देखा था, एक फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, एक डच स्पीकिंग पीपल थे और एक जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। 3 कम्युनिटीज में बांटा गया था। अब इसके अंदर भी आपको एक सिंहाला स्पीकर और एक तमिल स्पीकर मिलेंगे, पर ये है इसके अंदर जो है अलग अलग रिलीजन्स हैं। लाइक सिंहाला स्पीकर was 74%. This can also come in your 1 mark, that how much percentage was of Sinhala speaker, and that was 74%. And the Tamil speaker 18%. Among Tamil there are 2 subgroups. Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamil. अब ये जरूर याद रखना कि जो नेटिव थे उस कंट्री के, उनको श्रीलंकन तमिल बोला जाता है, और 13% थी उनकी पॉपुलेशन। The rest whose forefathers come from India as a plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils. अब वहाँ पे इंडियन तमिल्स भी रहते हैं। तो फिर बाद में as you can see from the map, Sri Lankan Tamils were concentrated in the north east of the country. अब आप ये श्रीलंका का मैप देखोगे, तमिल्स वर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा रीजन, ये जो रेड रेड वाला है ना, ये सारा श्रीलंकन तमिल्स के साथ था। जो यहाँ पे आपको मिलेगा भी, ये बॉक्सेस मिले हैं। सिंहालिस जो थे वो येलो पोर्शन वाला, वो येलो पार्ट देखो, इन्होंने सबसे ज़्यादा ये लोग हैं। फिर इंडियन तमिल्स, इनकी भी पॉपुलेशन ठीक ठाक ही है। मुस्लिम्स जो थे ये पूरी डॉटेड, इनकी थोड़ी कॉम्पोजिशन कम ही है। तो आगे है मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। मतलब कि जितने भी बुद्धिस्ट थे ना, ज़्यादातर बुद्धिस्ट वो सिंहाला स्पीकर थे, वो तमिल नहीं बोलते थे। while most of the Tamils are Hindu or Muslim. Okay, done. So there are about 7% of Christians who are both Tamil and Sinhala. मतलब कि 7% जो क्रिश्चियंस थे, जो क्रिश्चियन रिलीजन को बिलोंग करते थे, वो सिंहाला लैंग्वेज भी बोल लेते थे और तमिल लैंग्वेज भी बोल लेते थे। तो ये ठीक है। अब इसके अंदर से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, इसी जो अभी तक हमने पैराग्राफ पढ़ा है, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एथनिक composition of Sri Lanka. This is of 5 marks. It is of 5 marks only, not of 3 marks. But if you got this question in 3 marks, you can write any 3 or 4 points from this. Okay, done. You can do that, I believe. So you can pause and write this. So कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर जो ये आपका है 3rd पैराग्राफ, जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट किया लेटेस्ट कंपेयर से, उससे आप लास्ट से 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6th लाइन, अगर आप ऊपर से आ रहे हो तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9th लाइन, अगर आप ऊपर से हो फिर 9th लाइन, और अगर आप नीचे से हो फिर 6th लाइन। फर्स्ट पॉइंट, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, या फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट, द मेजर सोशल ग्रुप are the Sinhala speaker 74% and the Tamil speaker 80%. Your third point, among Tamil there are 2 subgroups.
Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils, 13%. The rest whose forefathers come from India as a plantation workers during the colonial period are called Indian Tamil. And your fourth point, most of the Sinhala. अब आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, as you can see ये कुछ नहीं लिखना. हाँ यहाँ से आप लिख सकते हैं तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री. फोर्थ पॉइंट हो गया आपका. फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while most of the Tamils are Hindus or Muslims. Your sixth point, there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. So these are your 6 points of this question which will be coming in 5 marks. I will repeat. Your first point is Sri Lanka has a diverse population. Second point, the major social group are the Sinhala speaker and Tamil speaker. Percentage लिख लेना. Among Tamils, third point, among Tamils there are subgroup. Tamil native of the country are called Sri Lanka Tamil. The rest whose forefather came from India as a plantation worker during the colonial period are called Indian Tamils. And your fourth point, Tamils are concentrated in the north and east of the country. Your fifth point, most of the Sinhala speaking people are Buddhist while most of the Tamils are Hindus or Muslim. Your sixth and the last point is there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhalas. So that's all. आगे है just imagine what happened in the situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among the community. This would lead to very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Let us look at what happened in both these countries. अब तो अगर हम ये जो टॉपिक है मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका, अगर हम अब इसको पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर पक्का लग जाएगा कि क्या क्या हुआ तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है. तो अब आ जाता है आपका टॉपिक मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका. अब ग्लॉसरी में इसकी आपकी डेफिनेशन भी है मेजोरिटेनिज्म की. अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल. ये एक तरह सा बस बिलीव ही है, मतलब कि एक अफवाह तो नहीं कहते, वहम मतलब कि कोई थिंकिंग है लोगों की कि दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री in a country in whichever way it wants but disregarding the wishes and needs of the minority. अब डेमोक्रेटिक कंट्री में तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर कोई भी करेगा तो उसको जेल में पकड़ के डाल दिया जाएगा. सो अब आपका जो पहला पैराग्राफ है, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. इंडिया के इंडिपेंडेंस से एक साल बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस हुई हमारे 1947 और इसकी 1948 में हुई. द लीडर्स ऑफ सिंहाला कम्युनिटी sought to secure dominance over country. सिंहाला कम्युनिटी मतलब कि वो पहले भी थी, अंग्रेजों से भी पहले. उन्होंने क्या सोचा कि हम डोमिनेंस मतलब कि अपना कब्जा कर लेते हैं गवर्नमेंट के ऊपर बाय वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी दिखा के कि लो जी ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੋਈ. ਤੇ as a result the democratic elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. लाइक बाद में इन्होंने एक लॉ निकाल दिया, ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब कि इन्होंने इलेक्शन करवाए, ये भी नहीं कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी तो इन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्शन भी करवाए, गवर्नमेंट भी सेट हुई, पर इन्होंने एक चीज़ निकाल दी मेजॉरिटेरियन कि जिसके साथ सिर्फ ये अपनी कम्युनिटी का ही फ़ायदा कर सकते हैं, दूसरे का नहीं फ़ायदा कर सकते थे. तो इसका अब एक क्वेश्चन बन जाता है आपका क्वेश्चन नंबर दैट इज 4. क्वेश्चन नंबर 4, what steps were taken by the Sri Lankan government to achieve
majoritarianism. This is of 3 marks. The 3-mark question. So here is your answer. Your first point: Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. Done. Second point: the leaders of, ये सिर्फ आपके जो सेकंड टॉपिक है ना मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ. फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है: द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर dominance over government by virtue of their majority. Your third point: as a result, democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. These are your 3 points and this is your 3-mark question. You can note these both question by pausing the video. So कर लिया नोट. अब आपका आ जाता है 1956 एक्ट. ये एक एक्ट है जिसके साथ सिन्हाला कम्युनिटी ने क्या क्या मतलब कि जो तमिल के साथ किया, अभी इसके अंदर आपको पता लग गया. इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, थस डिसरिगार्डिंग तमिल. तो 1956 में जो एक्ट पास हुआ उसके अंदर किया गया था कि जो सिन्हाला है, सिन्हाला जो लैंग्वेज थी सिन्हली, वो हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी. ऑफिशियल बोला जाए कि मतलब कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी स्कूल वगैरह है, सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तमिल बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी. और कहने को ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते थे, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता. द गवर्नमेंट फॉलो प्रोफेशनल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब. देख लीजिए क्या हुआ. ये एक्ट फिर बाद में जो सिन्हाला कम्युनिटी है, जितने भी बच्चे हैं जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनको यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सीट दी जाती थी, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती थी. तो जितनी भी मतलब कि फैसिलिटीज वगैरह थी सबसे पहले उनको प्रोवाइड की जाती थी. चाहे तमिल वाला कोई बच्चा हो, उसके सिन्हाला वाले बच्चे से ज़्यादा नंबर आए हों, फिर भी उनको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सीट दी जाती है. तो अब मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर बताया गया कि जितना भी मतलब कि जितने भी लोग हैं वो सिर्फ बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लें. मतलब ये तो रिलीजन ही बदलने को कह रहे हैं एक हिसाब से. अगर बुद्धिस्ट बनोगे, ठीक है, फिर ही भाई आपको जितने भी यूनिवर्सिटी पोजीशन है, आपको जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो आपको मिल पाएगी, वैसे नहीं मिल पाएगी धर्म परिवर्तन करवाने के. ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल. अब यार बुरा तो लगेगा ही इनको कि भाई बच्चों को तो जॉब नहीं मिल रही, उनको यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन वगैरह नहीं मिल रही, कोई सीट नहीं मिल रही, तो हम कहाँ जाएं. ठीक है, तो उन्होंने तो विद्रोह करना ही था. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. कोई भी बुद्धिस्ट पार्टी थी, बुद्धिस्ट सिन्हाला पार्टी, मतलब कि वो सोचते थे कि कोई भी उनके लैंग्वेज, कोई कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं सोचती. अरे भाई उन्होंने सोचना ही क्या था, बनना थोड़ी ना था अपनी गवर्नमेंट से. आगे they felt the constitution and government policy denied them equal political rights. Okay, done. Discriminate against them in getting jobs. वो तो 1956 एक्ट इसलिए तो निकाला गया था. And other opportunities and ignored their interest. As a result, the relation between the Sinhala and Tamil community strained over time. मतलब कि टकराव होता ही रहा थोड़े टाइम के लिए. आगे है the Sri-Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language. फिर वहाँ उन्होंने भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, ठीक है. फिर वहाँ पे उन्होंने विद्रोह किया कि हमारी भी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए और हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन और जॉब सेक्टर में दिया जाना चाहिए. बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड. पर वो लोग चाहते थे कि हमारी जो एक अलग सी प्रोविंस, मतलब कि एक अलग स्टेट हमारी होनी चाहिए, जो कि उन्होंने हमेशा डिनाई किया. By the 1980s, several political organizations were formed, denied and Tamil Ilam, independent Tamil Ilam. इलाम मतलब स्टेट, वही ना, मतलब कि वो एक अलग से अपनी स्टेट चाहते थे.
in northern and eastern part of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into a widespread conflict. It soon turned into a civil war. ठीक है ना? फिर बाद में उनके बीच में टकराव बढ़ता गया और एक फिर बाद में सिविल वॉर होगी। अब उसके सिविल वॉर के रिजल्ट क्या निकलते हैं यार? कंट्री बर्बाद हो जाती है, ठीक है। पहले भी अभी ये पिछले साल ही श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर होके हटी है, उससे पहले भी इसे उसके पहले की बात कर रहा हूँ, अभी पीछे भी हटी है। वो तो गवर्नमेंट के कारण हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उसने मतलब कि देश का सारा पैसा डुबा दिया था। आगे है, एज अ रिजल्ट thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. 2009 में जाकर ये जो सिविल वॉर है वो हट गई थी, उसके बाद बिल्कुल शांति बनाई रखी गई। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब जितना भी हमने पढ़ा उसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका 3 मार्क्स का है। व्हाट वाज 1956 एक्ट? क्वेश्चन नंबर 6, what led to civil war between सिंहाला एंड तमिल? ये आपका 3 मार्क्स का है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी 1 मिनट, ये आपका 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, ठीक है। बिटवीन सिंहाला एंड तमिल, ये भी आपका 5 मार्क्स का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, what were the effect of civil war and what were the result of civil war? ये जो क्वेश्चन है ये है आपका 3 मार्क्स का, ओके सर। पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, जितने भी अभी मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कर लिया नोट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, 3 तो करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजॉरिटेरियनिज्म? ठीक है, एक मिनट, ये तो मैंने करवा दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी। व्हाट वाज 1956 एक्ट? ठीक है, यहाँ सेकंड पैराग्राफ पे आ जाइए, फिर बाद में आपका सारा ही चलता जाना। फर्स्ट पॉइंट आपका, इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the official language, thus disregarding Tamil. ठीक है, फिर आपका सेकंड पॉइंट आया था, the governments followed preferential policies that favor Sinhala applicant for university position and government job. A new constitution stipulated that state shall protect and foster Buddhism. आपका थर्ड पॉइंट, all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Fourth point, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. Fifth point, they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. Sixth point, as a result, the relationship between the Sinhala and Tamil communities strained over time. ये आगे 6 points हैं, मैं फिर से repeat कर देता हूँ। First point, in 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. Second point, the government followed preferential policies that favor Sinhala applicants for university position and government job.
A new constitution established that state shall protect and foster Buddhism. Third point, all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. Fourth point, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. Fifth point, they felt that the constitution and the government policies denied them equal political right, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. Sixth point, as a result, the relation between the Sinhala and Tamil strained over time. अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि फिर से 5 मार्क्स का है. व्हाट लेड टू सिविल वॉर बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल. ये बहुत बारी आया हुआ है, चाहे पिछले सैम्पल पेपर पे उठा के देख लीजिए. ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ही बारी आए हुए हैं. कई बार ये 2 क्वेश्चन ही मिक्स करके आ जाते होते हैं कि व्हाट लेड टू सिविल वॉर बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल एंड व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द सिविल वॉर. ठीक है, अब ये आपको मैं बता दूं फर्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आपका पेज नंबर 4 पे है. फर्स्ट पॉइंट, the Sri Lanka Tamil launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity and security, education and jobs. Second point, but their demands for more autonomy to province populated by the Tamils were repeatedly denied. Third point, by 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil state in northern and eastern part of the Sri Lanka. Fourth point, the distrust between the two communities turned into a widespread conflict and it soon turned into a civil war. फिर fifth point आप ये लिख सकते हैं, as a result thousands of people of both the communities were killed. बस आगे है what was the effect of. वैसे ये तो मैंने ये जो क्वेश्चन है ना 6 इसको आप 3 मार्क्स में कर लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है ये ज़्यादातर इकट्ठे ही आते होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे ही पूछे जाते हैं 5 नंबर में. अगर 3 मार्क्स में पूछे तो ये दोनों अलग अलग ही आएंगे. आगे है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिविल वॉर. इसके सेकंड पैराग्राफ में सिविल वॉर जो आपका पिंक कलर के अंदर हाईलाइटेड है उसके बाद ही पहले तो आप एक हेडिंग बना लेंगे, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ सिविल वॉर वाज यंग वर. As a result, thousands of people of both the communities were killed. Many of the families were forced to leave the country as refugees. Many people lost their livelihood. आगे Sri Lanka excellent record of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. Fifth point, it ended in 2009. अब आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हेन वाज श्रीलंका सिविल वॉर एंडेड इन विच ईयर. इट वाज एंडेड इन 2009. सोशल स्टडीज में तो यही है कि आपको जो डेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी याद कर सकते हैं कर लो. वैसे ज़्यादा पूछी नहीं जाती पर फिर भी आप जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको आप याद कर लीजिए. बाकी बिल्कुल सिंपल होता है. ये आपको मैं इस वीडियो में और सिंपल बनाने के लिए आपको तो ये क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ वो क्वेश्चंस को ही पढ़ जाओ तो आप पूरी NCERT मतलब कि जो ये चैप्टर है ना पूरा आपको ये चैप्टर याद हो जाए. अगर ये आपको पूरा चैप्टर ही याद हो गया ना 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन करके, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाने हैं. आगे अब आ जाता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अगर किसी ने ये वाले क्वेश्चंस नहीं लिखे तो ये पॉज करके लिख लें प्लीज. सो कर लिया. चलिए अब मैं इसको रेज करता हूँ. अब आपका आ जाता है जी अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अकोमोडेशन मीन्स कि मतलब कि कुछ भी करना होता है, मतलब कि अभी कोई भी लड़ाई को मतलब कि सेटल वगैरह करना, मतलब ख़त्म कर देना उसको. आगे है अकोमोडेशन का एक और मतलब होता है टुक एवरीबडी टुगेदर. वही हो गया कि मतलब कि भेदभाव मिटा के सब इकट्ठे आ गए. ठीक है. द बेल्जियन लीडर टुक्स अ डिफरेंट पाथ. ये बेल्जियम के बारे में है, श्रीलंका का नहीं करना. द बेल्जियम लीडर टुक्स अ डिफरेंट पाथ. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज. वो तो उनको पता ही था. बिटवीन 1970 एंड 1993 इतने साल दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement
that would enable everyone to live together within the same country. 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए ताकि जितने भी लोग हैं वो वेल सेटल्ड अपनी कंट्री में रह सके, चाहे जो सी मर्जी कम्युनिटी से हों. The arrangement they work out is different from any other country and is very innovative. ठीक है, मतलब कि जितने भी जो चीज़ वो लेके आए वो और किसी कंट्री में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है. Here are some of the elements of Belgium model. जो बेल्जियम मॉडल है उसके कुछ एलिमेंट्स हमको इस बुक के अंदर दिए गए हैं. Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. मतलब कि जितने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेंच और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल है वो सेम होंगे. Some special laws required the support of majority of the members from each linguistic group. Thus, no single community can make the decision. कोई एक सिंगल कम्युनिटी अपना एक डिसीजन ही खुद ले सकती. Many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. मतलब कि उनके सिर्फ 2 स्टेट बना दी गई थी, एक तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की और एक डच स्पीकिंग पीपल की. द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब कई जितनी भी ज़्यादा पावर्स है वो ज़्यादातर सेंट्रल पावर स्टेट को भी दे दी गई है. जो स्टेट है मतलब कि वो अब सेंट्रल के अधीन नहीं था, वो अपने डिसीजन भी खुद ले सकता है. जैसे कि एक हमारे इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता है, सेंट्रल चाहे अपने जो से मर्जी डिसीजन लेता जाए, वो स्टेट की मर्जी होती है कि वो डिसीजन लागू करेंगे कि नहीं. और कई स्टेट अपने भी डिसीजन खुद ले सकते हैं. ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अभी कैपिटल के बारे में बात की जा रही है. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल सेपरेट इक्वल रिप्रेजेंटेड इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज सेपरेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो उन्होंने भी मतलब कि कर दिया कि अगर चलो यार उन्होंने सेंट्रल के लिए तो मान लिया, अब हमको भी मानना ही पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई और क्योंकि अब वो भी लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते थे वो. अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी थी. दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी. अब लाइक कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब कि डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, तो जो उस कम्युनिटी को इलेक्ट करने के लिए जो जिस कम्युनिटी के लोग थे सिर्फ वही इलेक्ट कर सकते थे. जैसे अगर डच कम्युनिटी के इलेक्शन आ गए हैं तो उसके अंदर कोई फ्रेंच वाला जाके उसके अंदर वोट नहीं कर सकता था. नो मैटर वेयर दे लिव, चाहे वो जहाँ मर्जी हो वो इलेक्ट कर सकते थे. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशू. इनके पास बस ये वाली पावर्स थी. अब आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो है ओके. How accommodation in Belgium took place and what was the element of Belgium? What are the elements of Belgium? Question number 8. How एक बार ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो मैं मतलब कि तो ख़त्म नहीं होगा, इसके 2 पार्ट्स के अंदर मैं ख़त्म करूँगा. फर्स्ट जब आपका सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाएगा ना तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना मैं इसकी PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जोड़ दूँगा. तो आगे है हाउ accommodation Belgium took place. How accommodation in Belgium took place. ये जो है क्वेश्चन आपका पेज नंबर 4 पे है जो कि 3 मार्क्स का है. अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9. How accommodation what are the elements of Belgium model. ये भी आपको पेज नंबर 4 पे जो कि 3 मार्क्स का है. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, बहुत बारी आया हुआ है तो इसको तो अच्छी तरह याद कर लीजिएगा. अब आपका क्वेश्चन नंबर 8. हाउ अकोमोडेशन इन बेल्जियम टुक प्लेस. अकोमोडेशन इन बेल्जियम वाले टॉपिक पे आओगे तो जो उसकी फर्स्ट लाइन ही है, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. फर्स्ट पॉइंट,
They recognize the existence of regional difference and cultural diversities. Second point, between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. ये आपका third point. Fourth point है और एक last point. The arrangement they work out is very different from any other country and is very innovative. Here I am repeating. First point, the Belgian leader took a different path. Second, they recognize the existence of regional difference and cultural diversities. Third, between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Your fourth and last point, the arrangement they work out is different from any other country and is very innovative. अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले आपने इसके साथ स्टार्ट करना है जहाँ से हमने छोड़ा इनोवेटिव से. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब ये तो एक हेडिंग मतलब बच्चे को पता ही होती है क्या क्या लिखती है. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल. फर्स्ट पॉइंट, Constitution prescribes that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of the members from each linguistic group. Thus, no single committee can make decision unilaterally. Unilaterally मतलब कि अकेले अकेले. Second point, many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. Third point, Brussels had a separate government in which both the communities have equal representation. The French-speaking people separate equal represented in Brussels because the Dutch-speaking community has a separate equal representation in central government. Your fourth and last point, apart from the central and state government, there is a third kind of government. This was the community government, is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This community has a power regarding culture, education, language related issue. अगर आप जब ये वाला पॉइंट लिखोगे ना, इसकी जो लास्ट वाली लाइन है, द गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इशू, इसको तो मैं कहता हूँ कभी भी ना छोड़ के, अगर छोड़ के आओगे इस पॉइंट का नंबर कट जाएगा. तो ये तो आगे 4 पॉइंट है, ये तो मतलब बुलेट्स भी लगाई हुई है इसके ऊपर, तो ये आपने 4 पॉइंट लिख के आने हैं. तो ये आप क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर सकते हैं. सो कर लिया नोट. अब आपका आ जाता है, बस कुछ नहीं, इन्होंने क्वेश्चन टाइप भी पूछे हैं. यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट नीडेड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर द पीपल लिविंग इन द बेल्जियम. But these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on a linguistic line. पता तो लग ही गया, अमेंडमेंट ना करते तो एक सिविल वॉर भी हो सकती थी, बंटवारा भी हो सकता है कंट्री का. तो बहुत ही अच्छा काम किया मैं तो कहता हूँ. When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter. ये आपका एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन, तो अब जैसे आपने रशिया और यूक्रेन में सुना ही होगा यूरोपियन यूनियन, ठीक है, उनका जो हेडक्वार्टर है ना वो ब्रुसेल्स के अंदर है. ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, ये जरूर याद रखना है, सीबीएसई में भी आ सकता है. आगे आपका है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ आर डेमोक्रेसी येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. अब ये भी एक आपका क्वेश्चन है, ये आपका मतलब कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कल करेंगे. ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ये मैं यहाँ पे लिखवाऊँगा, ये बहुत बड़ा है, समझा करिए. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ आर डेमोक्रेसी, लास्ट यहाँ पर बोथ आर डेमोक्रेसी येट दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली. अब इसका आंसर, फर्स्ट पॉइंट, in Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. Second point, such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. Third point, Sri Lanka shows us, पहले तो ये बेल्जियम के बारे में, अब श्रीलंका के बारे में. श्रीलंका shows us a contrasting example. फिर fourth point, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over other and refuses to share power, it can undermine the unity of the country.
बस अब मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। 4 पॉइंट आपके बने हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय respecting the feeling and interest of different communities and regions. Second, such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. Third, Sri Lanka shows us a contrasting example. Fourth, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. So that's all my friends. So आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए। All the very best.